बीजेपी चाहती है कि मैं बीजेपी में शामिल हो जाऊं। बीजेपी चाहती है कि जो कांग्रेस को तोड़ने के लिए उनको वो नंबर्स चाहिए जिसमें दल बदल कानून नहीं लगे, उसमें वो नंबर पर्याप्त मात्रा में उन्हें मिल जाए। इसीलिए कांग्रेस के विधायकों को प्रेशरली काम कराया जा रहा है। इसीलिए कांग्रेस के विधायकों पर आईटी रेड मारी जा रही है। आज मेरे ऊपर प्रदीप यादव जी क्या मारा गया है, कल शायद जो और लोग नहीं मान रहे हैं बीजेपी में जाने के लिए उनके ऊपर मारा जाए। मेरे को दोबारा चुनना या नहीं चुनना वो बेरमो की जनता तय करेगी, वो बीजेपी के लोग तय नहीं करेंगे। कोई मेरे को अमित शाह आके नहीं जिता देंगे या हरा देंगे, कोई मोदी जी नहीं जिता देंगे या हरा देंगे, कोई हेमंत सोरेन जी नहीं जिता देंगे या हरा देंगे। करीब 38 घंटे का रेट जो आईटी विभाग के द्वारा मेरे घरों पर मारा गया, मैं उसके के लिए और उसकी जानकारी मीडिया बंधुओं के बीच में और झारखंड की जनता के बीच में साझा करने के लिए बैठा हूं, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल जीवन से बिलोंग करता हूं और मेरा ये फर्ज बनता है कि मेरे जीवन काल में जो भी घटना घटे वो सार्वजनिक रूप से जनता के बीच में आए। उसके लिए मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। भले आयकर विभाग की टीम बिना प्रेस ब्रीफिंग के चली गई, लेकिन मेरी जिम्मेवारी बनती है कि उनके तरफ से जो कुछ कार्रवाई की गई और बाकायदा पंचनामा में स्टैम्प ड्यूटी लगाते हुए जो उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए, उस डॉक्यूमेंट्स को मैं मीडिया के समक्ष रखूं ताकि झारखंड की जनता भी उसे देख सके। मेरे 3 घरों पे रेड मारा गया था, उसके लिए मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। मेरे पटना आवास पर आईटी का रेड कंडक्ट हुआ। उस आवास पर कोई नहीं रहता है, किराएदार रहते हैं और पंडित जी रहते हैं और एक केयर टेकर रहता है। उस केयर टेकर के माध्यम से रेड कंडक्ट हुआ गया। उसे वहाँ पे बनाया गया प्राइम विटनेस और वहाँ के रेड कंडक्ट पर जो पटना आवास का रेड है उसमें जो अधिकारी लोग इन्वॉल्व थे उसमें मनीष कुमार जी मेन लीड कर रहे थे। उन्होंने जो दस्तावेज प्रोवाइड किया जो कि मेरे समक्ष है, और उनको मिला क्या वहाँ से एक बंच ऑफ शीट, एक रजिस्टर उन्हें मिली। उस रजिस्टर में क्योंकि वो घर मेरी माँ के नाम से है और मेरे पिता ने वो घर बनवाया था, तो वहाँ पे जो किराया लिया जाता है फ्लैट पे, उस फ्लैट पे किराया किस किराएदार ने क्या क्या किराया दिया है उसकी जानकारी उस रजिस्टर में थी और 600 रुपया उस घर से बरामद हुआ है आईटी विभाग को। दूसरा रेड जो कंडक्ट हुआ, और ये रेड जो पटना वाला कंडक्ट हुआ ये परसों वहाँ से लोग चले गए थे। वहाँ पे करीबन 6-7-8 घंटे का रेड कंडक्ट हुआ था, उसके बाद लोग चले गए थे। दूसरा रेड जो कंडक्ट हुआ वो कंडक्ट हुआ मेरे ढोरी स्थित आवास पर, जो सीसीएल का आवास है, जिसमें मेरे पिता पहले रहते थे, पहले उनके नाम पे था और विधायक बनने के बाद कोल इंडिया ने वो घर मेरे नाम पर किया। वहाँ पे जो इनको मिला उसकी कॉपी यहाँ पे है। रेड कितने बजे तक चला, कितने बजे तक नहीं चला, जो मेरी माँ का गहना मिला, जो वैल्यूअर के हिसाब से वैल्यूएशन उन लोग ने लगवाया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, वो 11,75,300 कुछ रुपए का है, जो मेरे बेरमो आवास से मिला। उसकी कॉपी है यहाँ पे जो मैं आप लोग के समक्ष रख रहा हूँ। उसके बाद जो पैसे मिले वहाँ पे 500 रुपए के 500 के नोट 67 पीस, 200 के नोट 66 पीस, 100 के नोट 73 पीस, टोटल 54,000 रुपए कैश
मेरे बेरमो स्थित आवास पर, जो मेरे कंस्टिट्यूंसी में है, वहाँ पे मिला है। उसके बाद जो बैंक अकाउंट्स डिटेल्स उन लोग को वहाँ से मिले। मेरे पिता के नाम पर एक डच बैंक का अकाउंट मिला, मेरी माँ के नाम पर एक HDFC का अकाउंट मिला, मेरे नाम पे एक ICICI बैंक का अकाउंट मिला जो अब बंद हो चुका है। फिर मेरी माँ के नाम पर एक SBI डोरंडा में जो विधानसभा का ऑफिशियल बैंक है, जिसमें मेरी माँ का पेंशन आता है, वो अकाउंट उन्हें मिला। उसके बाद मेरे पिता का एक सेंट्रल बैंक का अकाउंट मिला और मेरे भाई की जो कंपनी है उसका एक अकाउंट मिला। दो, मेरी माँ ने स्वयं इच्छा अनुसार बिना किसी जोर जबरदस्ती के, मेरी माँ के 2 लॉकर हैं। एक लॉकर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पटेल नगर वाले अकाउंट में है, जो उन्होंने दिया है मेरी माँ ने, उसका चाबी उनको दे दिया गया है और अभी ऑपरेशनल अथॉरिटी के द्वारा उसको ऑपरेट करने से अभी रोका गया है। दूसरा अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेम विधानसभा ब्रांच में मेरी माँ का है। जो लॉकर है वो दोनों लॉकर की चाबी उनको दे दिए गए हैं। कुछ वहाँ से पेपर्स वो लेके गए हैं, जिसका जानकारी वो मेरे से बाद में पूछेंगे। ये मेरे बेरमो आवास का है, डोढोरी आवास का है। तीसरा रेड जो इन्होंने कंडक्ट किया, तीसरे रेड में जो मेरे घर पे कंडक्ट हुआ, वो सव्यसाची कुमार DCIT कोलकाता के द्वारा कंडक्ट किया गया। और यहाँ पे जो उन्होंने दिया, जो सीज किया उन्होंने, बंच ऑफ लूज शीट, वो बंच ऑफ लूज शीट जो है वो 2 चीज़ है जो मैं आपके समक्ष रखूँगा। पहला है कि जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा एग्जामिनेशंस लिए जाते हैं, उसमें जो पूर्व में एक घोटाला आप लोग के सामने आरोप लगा था सरकार पे कि इसमें धांधली हुई है, और अमिताभ चौधरी पे भी आरोप लगा, सब पे लगा। तो उसके जो अभ्यर्थी थे वो मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे वो शीट्स दिए थे कि आप इसका विधानसभा में इसके माध्यम से आप सवाल उठाएं। वो शीट पड़ा हुआ था, वो शीट वो ले गए हैं। और किसी एक मेरे दोस्त ने एक प्रॉपर्टी बेचवाने के लिए अपने ज़मीन का कागज़ भेजा था मुझे कि मेरा एक प्रॉपर्टी है, वो बेचवाने में मेरी मदद कर दे, मुझे बायर नहीं मिल रहा। वो ले गए, 2 शीट ले गए हैं जिसका यहाँ पे वर्णन किया हुआ है। और मेरे मोबाइल का और मेरी वाइफ के मोबाइल का, मेरे बच्चों के मोबाइल का बैकअप ले गए। जो हार्ड डिस्क में उन्होंने बैकअप लिया है वो सील्ड किया गया है और मेरे द्वारा साइन की गई है, मेरे वाइफ के द्वारा साइन किया गया है कि हम लोग बैकअप अपनी मर्जी से दे रहे हैं। मैंने तो उनको बोला था आप मेरा मोबाइल ले जा सकते हैं और जितने दिन में आपको जांच करना हो आप मोबाइल को अपने पास रखें, फिर आप मेरे को मोबाइल दे दें। लेकिन फिर उनका ऊपर से खबर आया कि नहीं, मोबाइल छोड़ दो, बैकअप ले लो। उसके बाद मेरे यहाँ जो उनको बैंक अकाउंट डिटेल मिले हैं, एक्सिस बैंक का मेरा एक अकाउंट का वो डिटेल लिए हैं कि ये आपका अकाउंट है, एक मेरी वाइफ का अकाउंट है, प्लस ये तमाम बैंक अकाउंट्स हैं जो मेरी वाइफ, मेरी माँ और मेरे नाम पर है। इसमें मेरी वाइफ का एक उन्होंने लॉकर भी आइडेंटिफाई किया, जो मेरी वाइफ ने उनको स्वयं अपनी इच्छा से लॉकर की चाबी दी है और वो लॉकर का चाबी के साथ वो सीज डॉक्यूमेंट के साथ मुझे प्रूफ दे के गए। यहाँ पे जो पैसा मिला, 500 के 182 नोट्स मिले, 200 के 1 नोट मिला और 100 के 2 नोट्स मिले। ये मेरे रांची आवास में जो पैसा मिला, जो कैश मिला, उसमें 91,400 रुपीज़ मेरे रांची आवास से उन्हें मिला, जिनका उन्होंने नोटिंग लिया, हमसे सिग्नेचर कराया और फिर पैसा हमारे को वापस दे के चले गए। उसके बाद उन्होंने जो मैंने नॉमिनेशंस में जो ज़मीन दिए डिक्लेयर किए थे, चाहे वो मेरा हो, चाहे वो मेरी माँ का हो, चाहे वो मेरे पिता के द्वारा लिया गया हो, उसमें उन्होंने पूछा कि क्या क्या ये आपके ज़मीन है, तो मैंने बोला ऑलरेडी मैंने नॉमिनेशन में दिखाया हुआ है, आप पता कर सकते हैं। उसका डिटेल है।
ये लॉकर का जो चाबी हम लोग ने दिया है उसका उन्होंने हमें रिसीविंग दिया है। मेरे घर में 6 पासपोर्ट मिले हैं, जिसमें मेरा पासपोर्ट है, मेरी वाइफ का है, मेरी 2 बेटी हैं, एक बेटा है और एक मेड जो मेरे घर में बहुत पुरानी मेड है, उसका पासपोर्ट। ज्वेलरी जो रांची स्थित आवास पर मिला, जिसका उन्होंने वैल्यूएशन लगाया, उसका डॉक्यूमेंटेशन यहाँ है और डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर 9,91,000 का सोना और 96,000 रुपीज़ का चांदी, टोटल मिला के 10,84,422 रुपीज़ का इनकम टैक्स के द्वारा ये वैल्यूएशन लगाया गया है, जिसका वैल्यूअर कुलदीप सन्स यहाँ के हैं एक शायद, उन्होंने किया है। अपना वैल्यूएशन शीट भी वो लगा के देके गया। अब ये तमाम चीज़ें थी जो मुझे आपको दिखानी थी, क्योंकि बहुत सारे स्पेकुलेशंस हो रहे थे कि मशीन मंगवाई गई है, अंदर गुप्त लॉकर्स हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। पेपर्स आपके सामने है, पंचनामा आपके सामने है। आईटी के अधिकारियों ने बहुत कोऑपरेट किया है, हमें हरास नहीं किया है, लेकिन उनकी रेट 2 दिन पहले ही ख़त्म हो गई थी, परसों ही। उसके बाद भी वो मेरे घर पे बने रहे, मेरे बेरमो आवास में भी बने रहे, मेरे पटना आवास को छोड़ दिया गया, लेकिन ये दोनों आवास में बने रहे। और पूरी रेड कंडक्ट होने के बाद उनको शाम में ऊपर से ऑर्डर आए तो वो चले गए। जिस तरीके से रेड कंडक्ट हुआ, मैंने वारंट को देखते हुए कोऑपरेट किया, हमारे पूरे परिवारगण ने कोऑपरेट किया और रेड कंडक्ट करने के लिए उनको खुली छूट दी गई। बेरमो आवास में 1-2 जगह उन लोग ने दीवार को तोड़ा। अब वो दीवार बनाएगा कौन मेरे घर का, वो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी कुछ नहीं मिला। मैं इसलिए आप लोग के बीच में आया हूँ ताकि आप लोग के भी मन में बहुत सारे सवाल 2 दिन से चल रहे होंगे। मैं एक एक करके सबका सवाल का जवाब दे दूंगा, चाहे आप लोग 1 घंटा बैठाइए या 2 घंटा बैठाइए, क्योंकि हमारा परिवार शुरू से सार्वजनिक जीवन जिया है और जनता के बीच में और पत्रकारों को सम्मान देते हुए राजनीतिक जीवन का निर्वहन किए हम लोग। तो इसीलिए मैं आया हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा स्पेकुलेशंस किए जा रहे थे। मेरी आई बता दी गई कि इनकम टैक्स के अधिकारियों द्वारा ये सूचना मिली है कि अनूप सिंह की प्रतिदिन की कमाई 1 करोड़ रुपया। ऐसा तो किसी इनकम टैक्स के अधिकारी ने पंचनामा में नहीं दिया और ना ही किसी इनकम टैक्स के अधिकारी ने ब्रीफिंग दिया, लेकिन पता नहीं अखबारों ने ऐसा क्यों छापा। उससे कहीं ना कहीं मुझे चोट ज़रूर लगी, मेरे छवि को नुकसान ज़रूर हुआ। आगे बस इतना विनती करूँगा आप सभी भाई बंधुओं से कि किसी के बारे में भी छापना आपका हक बनता है, आपका वो राइट्स है, लेकिन अगर कोई जानकारी आपको मिलती है तो कृपया करके उस आदमी से आप पूछ लें कि आपके बारे में जो जानकारी मिली है वो सही है या गलत है, और उसका भी बयान आप लगाएं। बिना अगले व्यक्ति का बयान लगाए हुए आप कोई खबर बना देते हैं। आज उस खबर के अनुसार 35 साल का पॉलिटिकल कैरियर, अगर इलेक्टेड पॉलिटिकल कैरियर देखें तो 30 साल का मेरे पिता का, 50 साल उनके राजनीतिक जीवन और करीबन 20 साल मेरे राजनीतिक जीवन का हो गया। तो आज कहीं ना कहीं ठेस ज़रूर पहुंचा है कि नाम बनाने में बहुत दिन लग जाते हैं, लेकिन एक गलत खबर जो बहुत ज़्यादा नुकसान, किसी की छवि को, किसी के परिवार को नुकसान दे सकते हैं। अगर मैं गलत हूं तो निश्चित तौर पर आपका राइट्स बनता है छापने का। अगर आपको प्रेस ब्रीफिंग मिलती है इनकम टैक्स के द्वारा या सेंट्रल एजेंसीज के द्वारा या जांच एजेंसीज के द्वारा, तो राइट्स बनता है। लेकिन आज उस खबर से कहीं ना कहीं मेरी दोनों बेटियों को भी ठेस पहुंचा है। उनके भी स्कूलों में बातें हो रही हैं, वो आई तो उन्होंने बताया कि पापा ऐसा ऐसा बात मेरे दोस्त भी कर रहे हैं, हम स्कूल में क्या बोलें क्या नहीं बोलें। तो कहीं ना कहीं, और ऐसा कोई खबर ही नहीं था जिस हिसाब से छापा गया, और वो पुष्टि भी हो गई रेड के बाद। तो मैं बस आप लोग से विनती करूंगा कि अगले बार अगर किसी के बारे में भी आपको कुछ खबर मिले तो उस आदमी का बयान ज़रूर लें।
अब आगे जाके जब इतना बड़ा आदमी मुझे घोषित कर दिया गया है, तो मैं आयकर विभाग से निवेदन करूंगा कि मेरी सुरक्षा और मेरी बेटियों की सुरक्षा, मेरे बेटे का सुरक्षा, मेरी वाइफ का सुरक्षा का भी वो ध्यान रखें, क्योंकि कल को नक्सल अटैक हो सकता है। मेरे से माफिया लोग लेवी मांगने की धमकी दे सकते हैं, मारने की कोशिश कर सकते हैं। मेरे बेटी, मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, उन पे खतरा मंडरा सकता है। मेरी वाइफ अपने लाइफ का निर्माण करती है, उस पर खतरा बन सकता है, क्योंकि इनकम टैक्स के किसी अधिकारी ने ये नहीं बोला, लेकिन एक मीडिया हाउस ने ये छापा, और उस मीडिया हाउस के छापने से मैं 365 करोड़ रुपया कमाने वाला एक साल में व्यक्ति हो गया। अब मैं 365 करोड़ का व्यक्ति हूं, तो निश्चित तौर पर मेरे ऊपर खतरा तो मंडराएगा, क्योंकि मैं नहीं समझता हूं कि मेरे से ज़्यादा बड़ा बिजनेसमैन उस मीडिया हाउस के मुताबिक कोई आज के डेट में झारखंड में होगा। मेरी कमाई तो सबसे ज़्यादा हो गई, महेंद्र सिंह धोनी से भी ज़्यादा हो गई। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ऐसे खबरों से हम लोग को बचना चाहिए। आप लोग यहाँ पे आए, आप लोग ने मुझे सुना, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और अगर आप लोग का क्वेश्चन कुछ है तो मैं एक एक करके आप लोग के क्वेश्चन का जवाब दूंगा। जब तक आखिरी व्यक्ति का जवाब नहीं दे देता मैं यहाँ से जाऊँगा। आपने इतना लिस्ट दिखाया, इसके हिसाब से और आपके मुताबिक आप बिल्कुल क्लीन है, तो क्या लगता है ये सर ये मैं एक पॉलिटिकल प्रतिशोध के तहत ये रेट? सर ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ईडी के, ये इनकम टैक्स के अधिकारी बोल रहे हैं कि मैं क्लीन हूँ। चलिए उनकी भी मान लेते हैं, तो फिर ये रेट क्यों हुई? ये रेट कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ये रेट कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर के द्वारा झारखंड सरकार को बदनाम करने की साजिश, झारखंड सरकार में जो लोग, जो विधायकगण झारखंड सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें बदनाम करने की साजिश। क्या आपको लगता है कि आपको डराने की कोशिश हो रही है? लोग समझते हैं कि डरा कर हम अपना काम करा लेंगे, लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं डरने वाले व्यक्ति में से नहीं। अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो निश्चित तौर पर मैं डरूंगा। मैं गलत करता नहीं हूं, ना मेरे पिता ने गलत करना मुझे सिखाया है। मैंने पढ़ाई से अपने दिनचर्या को नहीं निभाया है, मैंने अपने पिता के संस्कारों से अपने दिनचर्या को निभाया। मैं उनके साथ बड़ा हुआ हूँ और उन्होंने मुझे सिखाया है कि समाज में कैसे रहते हैं। अनुज जी, अभी आपने बताया कि ये रेट परसों ही खत्म हो गई थी, तो 2 दिन तक अधिकारी लोग घर पे कर क्या रहे थे? 2 दिन तक अधिकारी लोग बातें कर रहे थे, मेरे से बातें कर रहे थे, बेचारे बैठे हुए थे, बोल रहे थे कि हमें ऊपर से प्रेशर है कि रहो रहो रहो। ये आईटी वाले लोग बता रहे थे कि ऊपर से प्रेशर है उन लोगों को। जी, तो आप रहो वहाँ पे। बार बार एक ही सवाल का जवाब पूछ रहे थे मेरे से कि आप जो घर बना रहे हैं वो घर आप कैसे बना रहे हैं। तो मैंने बोला कि सर मैं घर बना रहा हूँ, उंदाक में मेरा घर बन रहा है, और ये ज़मीन 2006 में मेरे पिता ने ली थी, जो मेरे माँ के नाम पर थी। क्योंकि मेरे को विधानसभा से लोन लेना था, तो मैंने अपने सैलरी अकाउंट से 10 लाख रुपए का रजिस्ट्री ड्यूटी देते हुए टोटल 12 लाख रुपए का मैंने सैलरी अकाउंट से पेमेंट किया गवर्नमेंट को, और अपनी माँ से उस ज़मीन को गिफ्ट डीड पे लिया। वो G+2 घर बन रहा है मेरा, और 2006 के ज़मीन पर बन रहा है। और मैंने विधानसभा में 1.5 करोड़ रुपया का लोन का अप्लाई भी किया कि मेरे को वो घर बनाने के लिए लोन चाहिए, आप दें। तो उस लोन के आधार पर मेरे को वो ज़मीन मॉर्गेज करना पड़ता है। तो वो ज़मीन मॉर्गेज तभी हो पाएगा जब आपके नाम पर वो ज़मीन रहेगा। तो मैंने अपनी माँ से ही माँ का ज़मीन अपने नाम पर ट्रांसफ़र कराने के लिए 12 लाख रुपए का स्टैम्प ड्यूटी देके, जो नियम है उसके अनुसार मैंने वो लिया। फिर वो बोल रहे हैं कि आप G+2 घर बना रहे हैं, तो इसका अभी तक कंस्ट्रक्शन क्या हुआ? मैं बोला सर कॉलम और कास्टिंग मिला के फर्स्ट फ्लोर का ढलाई हो चुका है, ब्रिक वर्क थोड़ा सा हुआ है, बाद बाकी बैरल लैंड है वैसे ही पड़ा हुआ है। तो बोले 50-60 लाख रुपया लगा होगा अभी तक। मैं बोला सर निश्चित तौर पर लगा होगा। तो बोला उसका पेमेंट कैसे किया आपने? मैं बोला सर 18 लाख रुपया मैंने अपने सैलरी से बचा के 18 लाख रुपया अपने सैलरी से वेंडर्स को पेमेंट किए हैं, बाद बाकी मैंने पेमेंट अभी नहीं किया है। आप वेंडर्स से जाके पूछ सकते हैं, जो मेरे वेंडर्स हैं उनसे जाके पूछ सकते हैं कि मैंने पेमेंट किया है कि नहीं किया है। और ये कोई नया चीज़ तो है नहीं, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर अगर काम करता है तो छड़, सीमेंट, ईटा
बिल निकलने के बाद ही उनको पेमेंट करता है। तो मेरे पास जब पैसा आएगा तो मैं जो ड्यू वेंडर्स हैं उनको मैं पेमेंट करूंगा। अभी मैंने 18 लाख रुपए पेमेंट किया है और आगे जाके मैं लोन भी ले रहा हूँ, और लोन शायद नहीं मिलेगा तो मैं घर भी नहीं बना पाऊंगा। यही सब चीज़ पे वो फोकस कर रहे थे कि नहीं, आप आखिरी में कुछ बता दीजिए कि आप ये घर कैसे बना रहे हैं, कुछ बता दीजिए, हमें ऊपर से बहुत प्रेशर है। मैं बोला सर जो था मैंने बता दिया, अब आगे आपको सुनना है होगा या फिर और जांच करनी होगी तो आप मुझे बुला लें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मैं अपने सीए के साथ बाकायदा जो जो आपको पेपर चाहिए उसके साथ मैं पहुंच जाऊंगा। तो उन्होंने मेरे को 21 तारीख को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हाजिर होने के लिए नोटिस इशू किया है और मैं उस दिन जाऊंगा। उसके बाद जो वो कुछ मांगेंगे मेरे से मैं वो डिटेल्स दूंगा। अच्छा, एक सवाल है, रांची में आप पे रेट 21 नवंबर 21 नवंबर यही तो रांची वाले में नहीं नहीं, अब जो भी इंक्वायरी कंडक्ट होगी वो रांची इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। अनुज जी, एक बोकारो से जो अजय सिंह की बातें आ रही हैं, वहाँ से कैश भी बरामद हुआ है, उनसे आपका क्या संबंध है? कहा जा रहा है पेपर मैं बता देता हूँ। देखिए, जब एक पॉलिटिकल जीवन में एक आदमी बहुत ऊंचाई पे जाता है तो उससे सब लोग सटना चाहते हैं। अजय सिंह मेरे पिता के बेहद करीबी माने जाते थे। 2001 में जब मैं झारखंड आया अपनी बाहर की पढ़ाई कंप्लीट करके, तो मैंने देखा कि मेरे पिता अजय सिंह के चलते ज़्यादा बदनाम है, और जो 2 चुनाव मेरे पिता हारे उसमें अजय सिंह का बहुत अहम रोल था। तो मैंने अजय सिंह का विरोध करना शुरू किया। अजय सिंह पिछले 1 दशक से, मतलब 10-12 साल से मेरे परिवार से उनका कोई रिश्ता नहीं है, और शायद बेरमो का एक एक बच्चा जानता होगा, एक एक बच्चा, कि अजय सिंह मेरा घोर विरोधी और मैं अजय सिंह का घोर विरोधी। अजय सिंह कोई मेरे रिश्तेदार नहीं है। बड़े आदमी के साथ सब नाम जोड़ना चाहते हैं, तो अजय सिंह ने अपने आप को राजेंद्र बाबू का साला बताया, और राजेंद्र बाबू ने भी उस रिश्ते को कबूल करते हुए उन्हें अपना साला बोलना शुरू किया। मैं भी उनको मामा बोलता था, क्योंकि रिलेशन का कोई भी परिभाषा नहीं होता, और आज भी मैं मामा बोलता हूँ। लेकिन अजय सिंह मेरे मामा नहीं लगते हैं, मेरे दूर के चाचा हैं, उनके वो साले। बिगन बाबू एक हमारे यहाँ उद्योगपति होते थे, उनके वो साले हुआ करते थे अजय सिंह, और लोग बोलते थे कि भैया बिगन बाबू के ओरिजिनल साले अजय सिंह हैं, लेकिन उनका तो ओरिजिनल बहनोई राजेंद्र बाबू कहलाते हैं। अजय सिंह जो है वो कहीं ना कहीं प्रतुल सादेव जी के भी मामा है, और मेरे से करीबी रिश्ता प्रतुल भाई का है, क्योंकि प्रतुल भाई भी मेरे दूर के फुआ के बेटे हैं। तो उस हिसाब से अजय बाबू उनके बहुत करीब के मामा लगे, तो यही रिश्ता है। और अजय सिंह ने पिछले चुनाव में मेरे पिता का विरोध किया था, मेरे चुनाव में विरोध किया था, और मिरांग शेखर जो गोपाल सिंह पूर्व सीएमडी कोल इंडिया, पूर्व चेयरमैन कोल इंडिया के बेटे हैं, जो बेरमो से दावेदारी कर रहे थे, तो मिरांग शेखर का रहना खाना पीना अजय सिंह के अपने बहनोई बिगन सिंह के घर पे होता था। और मिरांग शेखर सीएमडी गोपाल सिंह के रहते हुए मिरांग शेखर जब भी बेरमो जाते थे उनका आवासीय कार्यालय बिगन सिंह का घर था, और अजय सिंह बिगन सिंह के अपने साले हैं। और तमाम फोटो है मेरे पास जब अजय सिंह और मिरांग शेखर एक साथ हैं, तमाम फोटो है मेरे पास जब चंद्रप्रकाश चौधरी अजय सिंह एक साथ हैं, क्योंकि उनका नाता कांग्रेस से टूट के बीजेपी में चला गया था, और अजय सिंह मिरांग शेखर के साथ उनको प्रमोट कर रहे थे चुनाव में। तो अजय सिंह से मेरा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि मेरे पिता के साथ उन्होंने बरसों तक काम किया, लेकिन करीब 1 दशक से वो मेरे घर से उनका कोई नाता नहीं है। अजय सिंह वही व्यक्ति हैं, जब मेरे पिता विधायक बने तो एक गरीब ने जब मुझे अप्रोच किया कि उसके नाम पर अजय सिंह उसके घर में रह रहे हैं, तो मैंने अजय सिंह का जो ये करतूत था वो सीएम ऑफिस में सूचना देने का काम किया ट्वीट के माध्यम से, और उस व्यक्ति ने जब ट्वीट किया तो सीएम साहब ने रीट्वीट करते हुए बोकारो एडमिनिस्ट्रेशन को, डीसी को कार्रवाई करने के लिए कहा। अजय सिंह वही व्यक्ति हैं जिसने मंदिर परिसर के आवास का
घर को किराया पे चढ़ाया हुआ था। और आप लोग को एक घटना वीडियो फुटेज के माध्यम से मिल जाएगी अगर आप फेसबुक के माध्यम से पूर्व में जाएंगे या मीडिया के माध्यम से, कि उस घर को जब मेरे पिता जीते तो मैंने उस घर को अजय सिंह से मुक्त कराया और मंदिर परिसर को वापस किया। अजय सिंह वही व्यक्ति हैं जिसने सरकारी भवन को कब्जा करके रखा हुआ था और उस भवन को भी मैंने खड़े होके अजय सिंह से मुक्त कराया वीडियो और सीओ के माध्यम से। तो अगर अजय सिंह मेरे सपोर्टर होते तो मैं अजय सिंह पे इतना कार्रवाई नहीं कर रहा होता। तो इसलिए अजय सिंह से मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। एक सवाल ये दादा, आपने कहा कि ये जो रेड है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और अजय सिंह से मेरा संबंध नहीं है, तो फिर अजय सिंह की रेड क्यों पड़ती है? सर, जिसने भी इंफॉर्मेशन देने का काम किया उसने पूरी होमवर्क नहीं की, उसने पूरी होमवर्क नहीं की। उसको शायद ये लगा कि अजय सिंह तो राजेंद्र बाबू के करीबी थे तो अनूप सिंह के भी करीबी होंगे, तो यही कारण है कि उसने पूरी होमवर्क नहीं की। दो बड़े व्यापारियों के यहाँ भी छापा पड़ा और एक विधायक के यहाँ भी छापा पड़ा, लेकिन चर्चा में सबसे ज्यादा आप ही रहे, इसको आप कैसे? आप लोग का प्यार है जो मुझे चर्चा में रखता है। अनूप जी, जिस तरह से आपने ये कहा कि जो भी एजेंसियां का दुरुपयोग हो रहा है, तो आगे क्या आप कोर्ट में जाएंगे, आगे की कार्रवाई क्या किस तरह से? देखिए हो चुके हैं, क्या देखिए मैं कोर्ट में तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि पूर्व में भी मैंने एक मीडिया एजेंसी पे 50 लाख का मानहानि का केस किया था तेनूघाट कोर्ट में, बाकायदा स्टैम्प ड्यूटी 5 लाख का जमा करते हुए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुआ। अब मैं फिर से अपना वाइट मनी का पैसा मानहानि के लिए इस्तेमाल करूं, मैं वो पैसे को घर बनाने में इस्तेमाल कर लूंगा, तो इसलिए मैं कोर्ट में नहीं जाऊंगा। केंद्रीय एजेंसियां जिस तरह से काम कर रही हो, लगातार सरकार जिस तरह से आरोप लगा रही है, तो आगे कदम क्या होगा आपकी? आगे कदम ये होगा कि सही पार्टी को मेहनत करके केंद्र में बैठाया जाए, ताकि केंद्रीय एजेंसीज पे जो दबाव पड़ रहे हैं नेताओं के, लीडर्स के, उन दबाव से उन अधिकारियों को हम मुक्त कर सके। इस रेड के बाद आपकी बातचीत हुई क्या कांग्रेस के बड़े नेताओं से? जी, राजेश ठाकुर जी से मेरी बात हुई थी, वो आज आने वाले भी थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन लोहरदगा में उनका कार्यक्रम थोड़ा लंबा चला, तो शायद कल हम कांग्रेस भवन में राजेश ठाकुर जी, मैं, प्रदीप यादव जी, हम लोग संयुक्त रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पार्टी का पूरा मदद मिल रहा है, पार्टी इस दौरान आपके साथ खड़ी रही, कहीं आपको ऐसा लगा कि पार्टी, ऐसे मामलों में कई बार होता है कि परिवार के लोग भी छोड़कर भाग जाते हैं? देखिए, जिस तरीके से बेरमो आवाज पर राजेंद्र बाबू के जो कर्मठ कार्यकर्ता थे, जो आज मेरे साथ हैं गार्जियन के रूप में, भाई के रूप में, समर्थक के रूप में, उनका हुजूम आपको दिखा, वो हमेशा वहीं पे रहे, चाहे दिन हो या रात हो, उन्होंने छोड़ा नहीं घर को। तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि पार्टी खड़ी रही और पार्टी ने हमेशा हमारे परिवार को सपोर्ट करने का काम किया। जिस दिन पार्टी को ये लगेगा कि जिस व्यक्ति या जिस नेता को वो सपोर्ट कर रहे हैं वो खराब है, वो गलत है, तो उस दिन शायद कांग्रेस पार्टी मेरे को टिकट देना भी बंद कर देगी। मेरी पार्टी मेरे को टिकट देती है, मेरे पिता को सिंगल नाम जाता है हर चुनाव में, मेरा सिंगल नाम जाता है हर चुनाव में, तो ये मेरी पार्टी का विश्वास है हमारे परिवार के प्रति। एक आखिरी सवाल है कि आप और प्रदीप यादव दोनों के यहाँ से जो रकम मिला, जो पंचनामा आप दिखा रहे हैं, प्रदीप यादव के यहाँ से भी कमोबेश इसी तरह के आंकड़े हैं जो उनके यहाँ से मिला है, आप दोनों लोगों की यहाँ से तो मिला। आप बोल भी रहे कि आपके जो छवि है उसको धूमिल करने की कोशिश की गई, आप लोग काउंटर करेंगे? साथ में आप सीएम के करीबी हैं, लोग ऐसा बोलते हैं कि मुख्यमंत्री के सबसे ज्यादा करीबी आप ही हैं कांग्रेस के विधायक, तो इसका भी आपको खामियाजा भुगतना पड़ा या फिर इसका काउंटर कैसे करेंगे? देखिए आज संजोग है और खुशी की बात है कि आदरणीय हेमंत सोरेन जी राज्य के मुख्यमंत्री, लेकिन मेरे परिवार का और उनके परिवार का रिश्ता जब आदरणीय हेमंत सोरेन जी विधायक भी नहीं थे तब से, और वो बड़े भाई का रोल हमेशा उन्होंने अदा किया है। करीबी होने का मतलब ये नहीं है कि मैं उनका करीबी हूं तो सब चीज मेरे ऊपर वो निर्भर है। मेरा सौभाग्य है कि वो मेरे को मानते हैं। अगर राज्य के मुख्यमंत्री मेरे को छोटा भाई की तरह मान रहे हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है। हर आदमी चाहेगा कि लोग उसे माने, लोग उसे प्यार करें, तो इसमें गलत क्या है? अगर कोई व्यक्ति पार्टी लाइन से हटकर
पॉलिटिकल लाइन से हटकर एक व्यक्ति को प्यार दे रहा है तो उसमें गलत क्या है? वो तो हेमंत सोरेन जी का दिल का बड़प्पन आपको देखना चाहिए कि एक कांग्रेस के विधायक को इतना प्यार देते हो। अभी आप बता रहे हैं कि निशिकांत दुबे जी ने ट्वीट किया है कि मेरा केस ईडी को चला गया है, तो शायद चला गया होगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि सेंट्रल एजेंसीज को जो इनके जो लीड करने वाले अधिकारी हैं वो सब ऐसी ही हैं। ये सब एजेंसीज को निशिकांत दुबे जी लीड कर रहे हैं। ये आप जिस तरीके से बोल रहे हैं कि पूरा जो रेड हुआ वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और सीधा आप बीजेपी पे ही आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी चाहती क्या है आपसे? बीजेपी चाहती क्या है? ये अच्छा सवाल है संजय भाई। बीजेपी चाहती है कि मैं बीजेपी में शामिल हो जाऊं। बीजेपी चाहती है कि जो कांग्रेस को तोड़ने के लिए उनको वो नंबर्स चाहिए जिसमें दल बदल कानून नहीं लगे, उसमें वो नंबर पर्याप्त मात्रा में उन्हें मिल जाए। इसीलिए कांग्रेस के विधायकों को प्रेशरली काम कराया जा रहा है, इसीलिए कांग्रेस के विधायकों पर आईटी रेड मारी जा रही है। आज मेरे ऊपर प्रदीप यादव जी क्या मारा गया है, कल शायद जो और लोग नहीं मान रहे हैं बीजेपी में जाने के लिए उनके ऊपर मारा जाए। तो बीजेपी यही चाहती है। मतलब आप और प्रदीप जी नहीं मान रहे हैं? नहीं, बहुत लोग नहीं मान रहे हैं, लेकिन अभी नंबर सिर्फ मेरा और प्रदीप यादव जी का है, क्योंकि मुखर होकर हम ही लोग बोलते हैं। अच्छा वरुण जी, ये दो सवाल है। जैसे एक कांग्रेस में आप अपने लोगों के ही दुश्मन बने हुए हैं, इरफान अंसारी, राजेश कच्छप, दूसरी ओर बीजेपी भी है। विल्सन कोंगाड़ी जी का नाम नहीं। दूसरी ओर बीजेपी है, तीसरी ओर सेंट्रल एजेंसियां हैं। इसमें घबराहट नहीं होती आपको? ऐसा है कि घबराहट क्यों होगा? मैंने जो 3 अपने सहयोगी विधायकों पे केस किया, वो केस के आदेश मुझे कहां से मिले? जिस पार्टी का मैं विधायक हूं, जिस पार्टी ने मुझे टिकट दिया, जिस पार्टी ने उन तीनों विधायकों को टिकट दिया, उस पार्टी के सीनियर अधिकारियों ने मुझे केस करने के लिए कहा गया, तो मैंने किया। मैंने उसकी जानकारी उन्हें दी और जानकारी के बाद उन्होंने बोला आप केस करिए, मैंने केस किया। अगर पार्टी मुझे बोलती कि आप केस मत करिए तो मैं जानकारी देके बैठ जाता, लेकिन मैं पार्टी के द्वारा चुना गया हूं। मैं किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा टिकट नहीं मुझे मिला गया, मुझे पार्टी के द्वारा चुना गया, तब मुझे टिकट दिया गया, तब जनता के बीच में भेजा। तो मेरा कर्तव्य बनता है कि उस पार्टी का आदेश मैं मानूं, और उस पार्टी के आदेश पर मैंने व्यक्तिगत तौर पर इरफान अंसारी जी या विल्सन कोंगाड़ी जी या राजेश कश्यप जी पे केस नहीं किया है। मुझे पार्टी का निर्देश आया तब मैंने किया, और पार्टी ने उन्हें गलत माना तब पार्टी ने उन्हें सस्पेंड किया। कोई मेरे कहने पे पार्टी ने थोड़ी सस्पेंड कर दिया। पार्टी ने उन्हें गलत माना, पार्टी ने अपने इंक्वायरी में गलत माना, तब उन्हें सस्पेंड किया गया। तो यहाँ पे पार्टी इन्वॉल्व है, तो मुझे घबराहट नहीं है। दूसरी तरफ कि लोकतंत्र में, राजनीति में जो लोग होते हैं, लोकतंत्र में सबसे बड़ा मालिक जनता होता है। तो मुझे चुन के कौन भेजता है? जनता भेजती है। मेरा विरोध कौन करती है? बीजेपी पार्टी वाले लोग करते हैं। मुझे सपोर्ट कौन करता है? बेरमो की जनता और कांग्रेस पार्टी लोग। तो इसलिए मैं वहां पे भी बीजेपी से नहीं घबराता हूं, क्योंकि मेरे को दोबारा चुनना या नहीं चुनना वो बेरमो की जनता तय करेगी, वो बीजेपी के लोग तय नहीं करेंगे। कोई मेरे को अमित शाह आके नहीं जिता देंगे या हरा देंगे, कोई मोदी जी नहीं जिता देंगे हरा देंगे, कोई हेमंत सोरेन जी नहीं जिता देंगे या हरा देंगे। जिताएगा कौन? बेरमो की जनता। हराएगा कौन? बेरमो की जनता। और वो किस पे निर्भर करेगा? मेरे कार्यकाल पर। मैं कार्यकाल अगर ठीक करूंगा तो मैं अपने पिता की तरह चुन के आते रहूंगा, मैं अगर कार्यकाल गलत करूंगा तो मैं हारूंगा। तो इसलिए मेरे को यहाँ पे भी डर नहीं लगता है। दूसरा कि मेरे पीछे इनकम टैक्स का रेट या सेंट्रल एजेंसीज, अभी मेरे एएनआई के साथी बोल रहे थे कि ईडी को मेरा केस ट्रांसफर किया जा रहा है। किसी को भी केस ट्रांसफर करने का अधिकार है सेंट्रल गवर्नमेंट को और सेंट्रल एजेंसीज को। अगर ईडी को केस ट्रांसफर होने में वैसा कुछ जांच में उन्हें दिखता है तो निश्चित तौर पर ट्रांसफर होना चाहिए। मैं ईडी के भी अधिकारियों का जवाब देने के लिए तैयार हूं। मैं 1.5 साल का विधायक हूं, 2 साल का कार्यकाल मेरा खत्म होने जा रहा है
और 2 साल के कार्यकाल में बहुत निष्पक्ष तौर पर मैंने अपने कार्यकाल को पूरा किया है और मैं साफ कह सकता हूं कि मेरा कोई घोटालों से या किसी भी चीज से जो इल्लीगली गवर्नमेंट ऑफ झारखंड को या हिंदुस्तान को प्रभावित करती है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in